हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दिस इज आकाश प्रजापति एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही प्रॉपर वे में एकदम शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी एग्जाम्स के लिए तैयारियां करवाई जाती हैं हमारे चैनल वन एग्जाम पर। अगर आप इंग्लिश की क्लासेस देखते आए हैं पिछली क्लासेस को, तो आप पाएंगे कि हमने टेंस की सीरीज शुरू करी है और टेंस की पिछली लगभग 10 क्लासेस हो चुकी हैं। टेंस की क्लासेस में हमने शुरुआत करा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो तरीका होता है टेंस सीखने सिखाने का, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले या किसी भी टेंस की जो पहली क्लास होती है उसे अगर हम बेसिक क्लास कहें तो कहना सही होगा कि उस क्लास में हम क्या करते हैं कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पर बात करते हैं। कि अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, अगर आप वीक बैकग्राउंड से हैं, या अगर आपको अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ट्रांसलेशन करना सीख जाइए हमारे उस क्लास को देखकर। फिर उसके बाद जो उसी टेंस की जो दूसरी क्लास होती है उसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे रूल्स होते हैं या उस टेंस के यूजेस होते हैं उनको बताते हैं, और उनसे रिलेटेड जैसे जैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने होते हैं या जिस जिस रूल से आने होते हैं उस सभी रूल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी की सीरीज में हमने बात किया अभी पिछले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और फिर उसके बाद हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किस पर बनाया, एक डेडिकेटेड क्लास हमने सिंस और फॉर के यूज पर बताया कि उसका यूज कैसे किया जाता है, कहां किया जाना चाहिए और कैसे कैसे आप गलतियां कर देते हैं, चाहे फिर वो ट्रांसलेशन करने में गलतियां हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंस और फॉर को लेकर वहां से गलतियां करते हैं। अगर आप भी सिंस और फॉर में जरा भी कंफ्यूजन फील करते हैं, आपको लगता है कि यहां क्या होगा या इसके साथ क्या लगाएं उसके साथ क्या लगाएं, तो आप हमारी पिछली क्लास को जरूर देख लीजिए। ठीक है, पिछली क्लास को देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से सिंस और फॉर में तो कभी डाउट होगा ही नहीं, ये हमारी गारंटी है। चलिए आज उसी टेंस की अगली सीरीज में या इसी टेंस की सीरीज में जो अगली क्लास है आज की, हम बात करेंगे किस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं सबसे लास्ट टेंस होता है और यह बहुत ही आसान सा टेंस होता है। आप थोड़ी सी चीजें अगर सीख लेंगे तो इस टेंस में के ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। या इस टेंस की पहली क्लास है यानी बेसिक वाली क्लास है, इसका मतलब आपको यहाँ पर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बताया जाएगा इस टेंस का, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो जो भी बातें होंगी हम उसको बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सारी की सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, आपको भी पता होता है किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात होती है, वो क्या होती है कि हमको वह टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको आइडेंटिफिकेशन जानना होगा। किसी भी टेंस का अलग अलग या सभी टेंस का अपना अपना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है या अलग अलग पहचान होती है। पहचान की बात करें अगर तो कुछ खास टर्म किसी भी सेंटेंस में जुड़े होते हैं और उन्हीं को हम देखकर ये जान जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो चलिए इस वाले की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में जो चीजें पाई जाती हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि ये सभी चीजें तो आपने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना सा अंतर मिलेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है इसमें कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर टाइम दिया रहेगा। ठीक है, समय दिया रहेगा या फिर टाइम दिया रहेगा, और उसके बाद
से वर्ड आया रहेगा। से मतलब ये कि कितने बजे से या कितनी देर से वो वाला काम वह एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन? जो भी सेंटेंस में दिया होगा। चलिए अगर हम इसके एक सेंटेंस देख लेते हैं, और हमने बताया कि रहा, रही, रहे के साथ है आता है किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप भी जानते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर ये क्यों आ रहा है? ये आता है लेकिन इसके साथ समय भी दिया रहता है, तो इससे आप अंतर समझ जाएंगे। अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहें वह अपनी किताब पढ़ रहा है। वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें कि वह 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है। अब देखिए कि दोनों सेंटेंस के जो हमने बताया था, पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे लास्ट में देखना पड़ता है। तो लास्ट में जो टर्म दिए गए हैं, पढ़ रहा है, ये तो दोनों में सेम ही आ रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस का टेंस क्या है? अलग अलग है। आप टेंस पहचानेंगे दोनों टेंस का, दोनों सेंटेंसेस का। तो ये वाला आप जानते हैं कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, ये किस टेंस में है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है? यहां पर आप देखेंगे टाइम दिया हुआ है या समय दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से वर्ड आया है, जो हमने आइडेंटिफिकेशन में आपसे बता दिया है। ठीक है, तो 2 घंटे से कहने का मतलब यहां आपको जो काम करने का समय बता दिया गया है, पढ़ने का मेन एक्शन कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, यानी रीडिंग का एक्शन हो रहा है, और उसके लिए टाइम कितना दिया गया है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां टाइम के साथ अगर से वर्ड कहीं पर लगा आता है और रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो टेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उम्मीद है कि आपको इनके बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। अगर इसके बाद की बात करें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या अब हम क्या जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली सभी टेंस की होती है, अपनी अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, और बिना इन हेल्पिंग वर्ब्स के हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ 1 ही 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, बाकी सभी टेंसेस में बिना हेल्पिंग वर्ब के ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इनका हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या होता है? हैज बीन होता है या फिर हैव बीन होता है। हैज बीन होता है या फिर हैव बीन होता है। अब आप कहेंगे कि 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बिल्कुल 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब दोनों में से कौन का यूज या किसका यूज हम किसके साथ करेंगे और किसका यूज किसके साथ करेंगे, कि क्या इसके लिए कोई खास कंडीशन होनी चाहिए कि हम कब हैज बीन का यूज करें, कब हैव बीन का यूज करें, कि हमारी इच्छा पर बात होती है कि जब हमारा मन हो? नहीं, इनके सभी के बाकायदा रूल हैं, इनको आपको जानना होगा। अगर हम हैज बीन की बात करते हैं, तो हैज बीन का यूज हम कब करेंगे? जब किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब हम यूज करेंगे किसका? हैज बीन का। और जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब हम यूज किसका करेंगे? तब हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। आपको सिंगुलर और प्लूरल में अंतर पता होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब या सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, या फिर आपका आएगा ही, सी, इट में से कोई एक चीजें दी होंगी, या फिर कोई सिंगल नेम दिया होगा, वन नेम दिया होगा, तब आप जान जाएंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे, या फिर मोर देन वन नेम दिया होगा, यानी एक से ज्यादा नाम दिया होगा, 1 प्लस नेम दिया होगा। आप इनको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गई हमारे इसकी बात है। ठीक है, अगर हम इसके बाद
वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, वर्ब की बात करते हैं या मेन वर्ब अगर हम कह लें तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हमको पता चल गई। और मेन वर्ब इसमें कौन सी वाली यूज होगी? मेन तो हम जानते हैं कि जहां कहीं भी कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाता है, जहां कहीं भी कंटिन्यू वाली बातें होती है कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, जारी है अभी भी, तो ऐसे कंडीशन में सभी जगह आपको क्या करना होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। अगर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आईएनजी लगा देते हैं तो वही हमारी बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसी को हम कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इस टेंस का इंट्रोडक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन करते रहें अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो सभी टेंस में हम जानते हैं कि सभी टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं या कितने सेंटेंस होते हैं आपको पता होगा कि चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं और 4 तरह के सेंटेंस से ही हमको ट्रांसलेशन करना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला सेंटेंस कौन सा होता है? सबसे पहला वाला सेंटेंस आप कहेंगे कि प्रेजेंट सबसे पहला वाला सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सबसे फर्स्ट सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम बात करते हैं किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको 2 चीजें देखना होता है किसी भी सेंटेंस में, कि नहीं और क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड नहीं मिल रहा है और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, दैट्स मीन द सेंटेंस इज इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड वी कैन ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। अगर इसकी ट्रांसलेशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हम यूज किसका करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और फिर सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं किसका? हैज बीन या फिर हैव बीन का, ठीक है, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करते हैं। और उसके बाद किसका यूज किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जब हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तब हम उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं। और मेन वर्ब का यूज इसमें कैसा होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद किसका यूज करेंगे? फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। फिर उसके बाद अब यहां से थोड़ा इस सेंटेंस में चेंजेस हो जाता है, या इस सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर यही हो जाता है कि अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर का यूज नहीं होगा। इसमें जो टाइम दिया होगा अब हम उसको लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हमको लगाना होगा सिंस या फिर फॉर का यूज, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी टाइम हमारा दिया रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे टाइम के अनुसार। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा सेंटेंस में तब आप यूज किसका करेंगे? चलिए बताते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप हमारी सिंस और फॉर वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस क्लास के पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि यहां पर सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा और उसके रूल्स जो है हमने एक डेडिकेटेड क्लास में बता दिया है, ठीक है। अगर हम सिंस और फॉर की बात करते हैं तो एक शब्द में आप समझ लीजिए, सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज किसके लिए किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है फॉर का यूज। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जब कभी भी कोई नंबर दिया रहेगा और उसके बाद मिनट या आवर से लेकर डे हो जाएगा, ठीक है, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, सेंचुरी हो गया, डेकेड्स हो गया, कुछ भी कह लीजिए। तो जहां कहीं भी ऐसा दिया रहता है कि 2 घंटे से
2 दिन से, ठीक है। जहां कहीं भी ऐसी चीजें आपको दी जाती हैं या दी गई होती हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं किसका, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जहां कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है नेम दिया होता है, किसका, नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर, दिन, महीने, साल के नाम दिए होंगे। जैसे अगर हम दिनों के नाम की बात करते हैं तो वी न्यू दैट कि दिन के नाम कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर उनमें से जैसे अगर हम कहें संडे से या रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज किसका करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर हम महीने की बात करते हैं तो महीने कितने होते हैं, हम सभी जानते हैं, देयर आर 12 मंथ्स एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, दिसंबर तक। और अगर हम कहेंगे कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से या दिसंबर से, तो जो भी होगा, अगर आपका महीने का नाम दिया है तब आप यूज करेंगे सिंस का। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 4 महीने से, 3 महीने से, तब यूज करेंगे फॉर का। ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम कहीं पर दिया रहता है तो तब हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अगर कहीं पर मॉर्निंग इवनिंग दिया रहता है, सुबह से, शाम से, ठीक है, दोपहर से, रात से, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज सिंस का करते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई अवस्था दी गई होती है, जैसे सिंस चाइल्डहुड हो गया आपका, तो ऐसे सभी कंडीशन में हम यूज करते हैं सिंस का। या फिर कोई फेस्टिवल का नाम दिया होता है, कोई इवेंट के नाम दिए होते हैं, तब हम सिंस का यूज करते हैं। आप अगर उस क्लास को देख लेंगे तो बड़े ही अच्छे से इसको समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको 1-2 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उनकी सहायता से इस पूरे टेंस को सीख जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसके स्ट्रक्चर को और अभी तक बताई गई सभी चीजों को समझे होंगे, न केवल समझे होंगे बल्कि आप इनको नोट भी किए होंगे अपनी कॉपी में या नोटबुक में, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, विदाउट पेन एंड पेपर यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब। आप अगर बिना पेन और पेपर के कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, कोई भी चीजें पढ़ते हैं, सीखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी एप्लीकेशन पर, कहीं पर भी, तो अगर आप उनको चीजों को नोट डाउन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगर हम इसके लिए सेंटेंसेस लिखते हैं, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, ठीक है। हम 4 जनवरी से आपको पढ़ा रहे हैं, हम 4 जनवरी से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके आगे भी एक सेंटेंस और दे देते हैं, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं। इनके अगर आपको अभी तक बताई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, तब आप इन सभी के ट्रांसलेशन को कमेंट करिए, ठीक है। इन सभी के ट्रांसलेशन को आप कमेंट करेंगे या इनका ट्रांसलेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस करे आप कोई भी ट्रांसलेशन नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका कमेंट करिए, इनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम अभी तक बताए गए सभी रूल्स के हिसाब से जितने भी चीजें हमने बता दी हैं उन्हीं के अनुसार इनका ट्रांसलेट करते हैं या इनका ट्रांसलेशन करते हैं। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अगर हम इस सेंटेंस में बात करें, ये सेंटेंस सभी तीनों के तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें कहीं भी नॉट या नहीं वर्ड का यूज किया गया है, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है। तो इसीलिए ये क्या है,
ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले यूज किया किसका किया जाता है, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमने बताया है कि क्वेश्चन किससे करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, हु से। ठीक है, कौन स्कूल जा रहा है, वह जा रहा है, तो हम वह की अंग्रेजी लगा दिया हमने ही। अब हम जानते हैं कि ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने बताया था ही सी इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई वी यू दे एंड वन प्लस नेम आर द plural subjects and singular subject is followed by has been and plural subject is always followed by have been in present perfect continuous tense। ठीक है, तो after his he will use has been because of singular helping verb। और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मेन वर्ब की, तो वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में, या काम कौन सा हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है, जा रहा है। तो जाने की अंग्रेजी हमने बताया गो होता है, और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो गया आपका, गोइंग हो गया। ठीक है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब बात करेंगे टाइम की। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम दिया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम हो गया और से वर्ड लगा है। जो सिंस और फॉर का यूज किया जाता है बेसिकली वो से वर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब बताइए, आप यहां कमेंट करिए कि से जो लिखा गया है इसके लिए सिंस लगाए कि फॉर लगाए। ठीक है, हमने बताया है, अगर आप पिछली क्लास देख चुके हैं सिंस और फॉर वाली, तो जो 2 दिन है, ये 2 दिन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा यूज किसका करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम इसलिए है क्योंकि यहां पर नंबर दिया गया है और डे लिख दिया गया है। ठीक है, कोई नेम नहीं दिया गया है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है, और फॉर के साथ आप 2 डेज लिख देंगे इसके साथ, इसके बाद। ठीक है, तो हमने लगाया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, फिर मेन वर्ब का यूज कर दिया, फिर जो भी चीजें बची हुई थी हमारी, ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट ही लिख लीजिए ये। और फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज किया हमने, और फिर उसके बाद हमने टाइम का यूज कर दिया। ठीक है, यही एक करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, यही एक करेक्ट मेथड होता है किसका, ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने का, या ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। आपको जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है इसको ट्रांसलेट करके हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, कौन आपको पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। तो हम की अंग्रेजी हम जानते हैं वी होता है, एंड वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, यू ऑल नो दैट वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हैव बीन। ठीक है, तो इसके बाद हम यूज किसका करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। चलिए, हमने यहां पर हैव बीन लिख दिया। अब आगे क्या होगा आप बताएंगे, आगे अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। इंग्लिश क्या होती है इसकी, टीच होती है, और आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। चलिए, टीचिंग, वी हैव बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, आपको। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा हमारा टाइम, समय वाली चीजें बची हुई है, 4 जनवरी से, 4 जनवरी से बचा हुआ है। अब यहां बताइए आप सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, यहां पर हम यूज किसका करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगर आपको सिंस फॉर वाली बातें नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से कहूंगा कि आप पिछली क्लास को सिंस और फॉर वाली देख लीजिए। ठीक है, 4 जनवरी एक स्पेसिफिक डेट है, या एक डेट का नाम है, दिन का नाम है, या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसी के लिए हम यूज किसका करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस 4 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दे, और दे प्लूरल होने के नाते हमने यहां पर हैव बीन का यूज कर दिया। प्लेइंग, खेलना, क्या खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, आईएनजी हमने लगा दिया। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और उसके बाद सुबह से है, हमने बताया जहां कहीं भी जो दिन के टाइम होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात जैसी बातें होती है, तो इसके लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग लगा दीजिए। तो ये हो गए ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, बड़े ही आराम से कर पाएंगे अगर आपको सारे के सारे रूल्स समझ में आ गए हैं इसके। चलिए
हम जो अगला सेंटेंस होता है हम उसकी ओर चलते हैं, और दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आप रूल्स जानते रहे, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा टेंस आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आपका लेवल टेंस के मामले में, बेसिकली ट्रांसलेशन के मामले में आप दिन ब दिन आपका लेवल अप होता चला जाएगा। चलिए, जो अगला सेंटेंस होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, आप कहेंगे कि अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक ही तरीका है कि सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड लगा हुआ मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ मिलेगा, केवल क्या देखिएगा सेंटेंस में, नहीं लगा मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। चलिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, तो इसके लिए या इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है किसकी, सब्जेक्ट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नॉट लगाते थे अभी तक सभी में। तो आप क्या कहेंगे, हैव बीन नॉट, नहीं, हैव बीन नॉट इसका नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हैज और हैव के साथ जो बीन का यूज किया जाता है, अगर हमको नॉट का यूज करना रहेगा तो हम इसी के बीच में करते हैं। ठीक है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। या अगर आप कह दें कि हैज या हैव लगाकर फिर आपको नॉट बीन लगाना है, क्योंकि ये अलग है और बाकी ये तो दोनों सेम ही है ना। तो अगर हम इसके बाद कह दें कि हैज या हैव का यूज करिए, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इनको यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आप इनका यूज करेंगे, और फिर उसके बाद तुरंत यूज क्या किया जाएगा, नॉट बीन का यूज करना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज होगा, और फिर आगे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में एक नई चीज देखी कि सिंस और फॉर का यूज करना होता है। तो यहां भी सिंस और फॉर का यूज दोनों में से एक का यूज करेंगे, किसके अनुसार, जो दिया गया टाइम होगा इनके अकॉर्डिंग हम इनका यूज करेंगे। चलिए, एक आध सेंटेंस हम इसके भी देख लेते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मैं इसके लिए आपको 2-3 ट्रांसलेशन देता हूं और आपको इनका ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, चलिए, दादाजी 5 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे से चाय नहीं बना रहा हूं। चलिए, 2 सेंटेंस का ट्रांसलेट करके देखते हैं, और जैसे आप इन 2 का करेंगे वैसे ही सभी टेंसेस या सभी सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाएंगे। कौन से, नेगेटिव वाले सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आप इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं महसूस करेंगे। दादाजी 5 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का क्या है, दादाजी है। हम जानते हैं क्या होता है, ग्रैंड फादर होता है। ठीक है, अब सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, और फिर इसके तुरंत बाद हम नॉट बीन का यूज करेंगे। हैज बीन के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, यही हमारा सही स्ट्रक्चर होता है। क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, रीडिंग कर दीजिए। और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात आई किसकी, टाइम एक्सप्रेस करने की या टाइम लिखने की। तो इसके लिए आप इसको देखिए कि
पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। अभी अभी हमने बताया कि सिंस का यूज किया जाएगा किसके लिए, जब कोई एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। एग्जैक्ट टाइम यानी अगर कोई टाइम दिया होता है तो वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और उसके लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। 5 o'clock कर दीजिए, ठीक है, सिंस 5 o'clock कर दीजिए, 5 बजे से। मैं 1 घंटे से चाय नहीं बना रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। आई के साथ हैव का यूज करेंगे तो फिर उसके बाद नॉट बीन का यूज आपको करना होगा, और फिर बनाना का क्या होता है, मेक होता है, कुक खाना बनाने के लिए होता है, ठीक है, चाय बनाने के लिए आप मेक का यूज कर सकते हैं। मेकिंग कर दीजिए, टी। अब टाइम बचा है हमारा 1 घंटे से। अब 1 घंटा आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, 1 घंटा आपका पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि बता रहा है, ना कि कोई हमारा टाइम का पॉइंट बता रहा है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज किसका करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर एन आवर कर दीजिए, ठीक है, या फॉर 1 आवर कर दीजिए। तो ऐसे हम इन सभी टेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। आपको सिर्फ देखना नेगेटिव सेंटेंस पे यही है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। सिर्फ इतनी सी बातें आपको देखना है, आपको इतनी सी बातें समझना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप हमारी पिछली क्लासेस टेंस की देखते आए हैं तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों टाइप्स को आप कमेंट करिए तब तक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोल दीजिए। जिस सेंटेंस से हमको कोई क्वेश्चन जैसी बातें पता चलती हैं वही सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके लिए कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में जरूर दिया होगा और नहीं वर्ड नहीं दिया होगा, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और 2 तरीके या 2 टाइप्स होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। वे 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वे होते हैं एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, क्या वर्ड से, ठीक है, तो वो हमारा हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। लेकिन हम उसके लिए क्या वर्ड की इंग्लिश व्हाट का यूज नहीं करते हैं और उसका ट्रांसलेशन हम किससे करते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस। जो दूसरा टाइप होता है वो WS टाइप का सेंटेंस होता है या ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है या उसी को क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कह दीजिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन या कैसे सेंटेंस होते हैं ये पहले इसको जान लेते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनके बीच में कहीं पर कोई क्वेश्चन वर्ड आपको दिखेगा। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कौन, किसको, ये सभी चीजें आपको सेंटेंस के बीच में दिखेंगी। और ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले उनकी हम मीनिंग या उनकी स्पेलिंग जो होती है उसको सबसे पहले ले आते हैं। चलिए इसी बेसिस पर हम दोनों को स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और बताते हैं आपको, फिर उसके बाद हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। तो हमने बताया पहला कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन या इसी को आप यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होती है, शुरुआत तो क्या से होती है लेकिन लास्ट किससे होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तभी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन पाएगा। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने बताया इसके लिए हम क्या वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम हैज या हैव का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है। फिर हम यूज करते हैं किसका, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और फिर बीन का यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट का यूज हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां मिलाकर हो ही गया है। बचा है क्या हमारा, वर्ब और ऑब्जेक्ट बचा है। तो वर्ब की 4th फॉर्म लगाकर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। और फिर उसके बाद टाइम बताना बचा है तो टाइम बताने के लिए सिंस और
फॉर का यूज तो किया ही जाता है और फिर उसके बाद टाइम का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड सेंटेंस का ट्रांसलेशन। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे आप कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे। दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन की शुरुआत या ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, जिनके बीच में, जिन हिंदी वाले वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहे, वो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया रहे उनकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख देते हैं, फिर एज इट इज स्ट्रक्चर ऊपर वाले का यही होता है या नीचे वाले का जो है सेम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करते हुए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंस और फॉर लगाकर हम क्या बता देंगे? टाइम बताएंगे। और सिंस और फॉर का यूज डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इनको जरूर नोट कर लीजिए। चलिए, इनका हम इनके सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस आपको मिलते हैं ऐसे में। ठीक है, इसके लिए आपको मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं। क्या आप 2 महीने से, क्या आप 2 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं? क्या आप 2 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं? दूसरा सेंटेंस मैं लिखूंगा, वह 1 साल से घर क्यों, वह 1 साल से घर क्यों जा रहा है? वह 1 साल से घर क्यों जा रहा है? ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, क्या रमेश 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है? चौथा सेंटेंस लिखते हैं, वे कहां वे दोपहर से कहां क्रिकेट खेल रहे हैं? 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। 4 में से 2 सेंटेंस आपके हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के और 2 सेंटेंस है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन के। आपको पहचानना है और फिर उसके बाद ट्रांसलेट करना है। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करके कमेंट करिए और ट्रांसलेट आप कर लीजिए पहले, फिर हम जो बताने वाले हैं उनसे आप अपने ट्रांसलेशन को मैच कराएंगे, मिलाएंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या आप 2 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं? शुरुआत ही किससे हुई है, क्या से हुई है? दैट्स मीन द सेंटेंस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज ट्रांसलेटेड बाय स्टार्टिंग ऑफ हैज एंड हैव या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है किसका ट्रांसलेशन? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का। और आप यानी तुम लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। और यू के लिए हम यूज करेंगे किसका? हैव का। ठीक है, हैव यू बीन। रहना, रहना का मतलब क्या होता है? लिव होता है, आईएनजी लगा देंगे, लिव इन दिल्ली। 2 महीने से, 2 महीने से।
ठीक है, से नहीं लिखा गया है, 2 महीने से। अब 2 महीने क्या है, एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम यूज किसका करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ्स लगा देंगे। हो गया आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेंटेंस के बीच में आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों आया है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो इसको हम सबसे पहले शुरुआत में लिख देंगे वाई। अब वह लिखा हुआ है तो हम हैज बीन लगाना हमारा जरूरी होता है, ठीक है, हैज ही बीन, ठीक है। वाई हैज ही बीन, हैज और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे गोइंग, ठीक है, गोइंग टू होम। अब 1 साल से है, 1 साल से भी हमारा ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज किसका करते हैं, फॉर का करते हैं, फॉर 1 आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ट्रांसलेट हो गया। ये वाला सेंटेंस देखते हैं 3rd नंबर का। फिर से सेंटेंस एक बार क्या से शुरू करा गया है और क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हमारा कैसा होता है हमको पता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है और इसका ट्रांसलेशन हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। रमेश सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रमेश, एंड रमेश इज ए वन नेम and we know that one name is a singular subject, that means has helping verb is used for this sentence, ठीक है। and the sentence will be start from the helping verb of that is has, ठीक है। has लगाएंगे, has रमेश been, याद करना, ठीक है, लर्न होता है, लर्निंग कर देंगे। अपना, रमेश के लिए अपने की इंग्लिश क्या होगी, द पोसेसिव केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ मैस्कुलिन जेंडर इज हिज, ठीक है। हमको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के मैस्कुलिन जेंडर के लिए अपने की अंग्रेजी या पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, हिज लेसन कर दीजिए, ठीक है। अब बचा आपका टाइम 4 बजे से, 4 बजे एक एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, दैट्स मीन इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, ठीक है, सिंस 4 o'clock। The question mark will be definitely used in the last of the interrogative sentence। वे दोपहर से कहां क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दोपहर से कहां। एक बार फिर से सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा ओपन एंडेड। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, दोपहर से है, हमने बताया था दिन के सुबह शाम दोपहर के ऐसे टाइम को बताने के लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस नून कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट हो गया हमारा, ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए हैं। जहां आपको कोई भी दिक्कत होती है आप निसंकोच बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है, और उनका आपको रिप्लाई मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं या इस सेंटेंस के बाद हमारा जो लास्ट सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस का टाइप होता है लास्ट वाला, वो कौन सा टाइप होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आप ये कमेंट करिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे हैं, आप सबसे पहले इसको कमेंट करेंगे। तब तक मैं आगे की बातें नोट कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अगर हम बात करें इसको पहचानते कैसे हैं तो आपने कमेंट कर दिया हो अगर, तो हम आपको बता दें कि इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिलेगा और नहीं वर्ड भी देखने को मिलेगा, कि नहीं वर्ड भी लगा रहेगा और क्वेश्चन वर्ड भी लगा रहेगा। 2 प्रकार के होंगे इंट्रोगेटिव शब्द, जहां भी आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने बता दिया, एक क्लोज एंडेड आपका और दूसरा ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड जो होता है उसकी शुरुआत हमने बताया था क्या से होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में कहीं भी नहीं वर्ड जरूर आया रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपका क्लोज एंडेड हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव की यूज करेंगे। फिर
सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हैज बीन, हैव बीन पास पास रहता था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो हम जानते हैं नॉट का यूज होता है, अब इसको को तो कोई हटा नहीं सकता, तो उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें तो वर्ब का यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म का, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद सिंस और फॉर का यूज करके जो गिवन टाइम दिया रहता है इन द सेंटेंस उसका हम यूज कर लेते हैं या उसको लिखते हैं। अगर हम इसके आगे बात करें ओपन एंडेड की, ओपन एंडेड क्वेश्चन की, तो आपको पता होगा कि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा और नहीं वर्ड भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं और आगे का स्ट्रक्चर सेम यही होता है जो ऊपर लिखा गया है। ठीक है, हैज या फिर हैव का यूज करेंगे, फिर यूज किसका करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर उसके तुरंत बाद हम नॉट बीन का यूज कर देंगे, और उसके तुरंत बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद हम कुछ और नहीं सिंस और फॉर का यूज करेंगे, फिर गिवन टाइम जो होगा सेंटेंस में हमारा दिया रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे सेंटेंसेस का। चलिए अगर हम इसके एक दो सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या जो भी रूल्स हमने बताए हैं इनको आप खुद ब खुद करके देख लेंगे। चलिए इसका एक दो सेंटेंस लिखते हैं। क्या बच्चे 2-3 घंटे से डांस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डांस नहीं कर रहे हैं मतलब नाच नहीं रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरा अगर हम बात करें तो वह सुबह 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है, वह सुबह 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस में क्या लगा हुआ मिला है। क्लोज एंडेड का क्वेश्चन है, आपको नहीं भी लगा हुआ मिलेगा तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहां भी देखेंगे क्वेश्चन वर्ड भी दिखेगा और नहीं वर्ड भी लगा होगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्लोज एंडेड वाला रूल फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और इसमें किसका रूल फॉलो करेंगे, इसमें हम फॉलो करेंगे ओपन एंडेड वाला, क्योंकि यहां पर बीच में आया हुआ है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बच्चे लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो हम हैव का यूज कर देंगे, हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे है, और उसके तुरंत बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर बीन का यूज कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। फिर इसके बाद हम यूज किसका करेंगे, वर्ब का। डांस करना का क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग। ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं तो हम इसके तुरंत बाद टाइम का यूज कर देंगे। 3 घंटे हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर हो गया, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फॉर 3 आवर्स। हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। इसमें देखेंगे क्यों लगा हुआ है बीच में, तो हम सबसे पहले हम वाई लगा देंगे, और वह लिखा है सिंगुलर है, तो हैज ही नॉट बीन ईटिंग, खाना ईटिंग फूड। ये हो गया हमारा सभी कुछ ऑब्जेक्ट तक का, और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे तक ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, सुबह 5 बजे के लिए आप अगर हम 5 AM लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AM यूज किया जाता है सुबह के लिए। ठीक है, तो सिंस 5 AM कर दीजिए। ठीक है, या सिंस 5 इन द मॉर्निंग कर दीजिए, सिंस 5 o'clock इन मॉर्निंग कर दीजिए, या सिंस 5 AM कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने आज इस
टेंस का ट्रांसलेशन करना सीख लिया, इस टेंस के सेंटेंसेस का। सभी चीजें आपको इस टेंस की पता हो गई है और आप इससे जुड़े हुए या इस टेंस के किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी प्रैक्टिस ले लीजिए, ठीक है, ट्रांसलेशन करने का, या फिर आपके दिमाग में जो जो भी बातें आती हैं उसको आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। ये हो गया ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस के लिए। और अगर आपको क्लास में कहीं भी डाउट होता है या कहीं भी आप अगर कोई भी सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं तो आप एक बार फिर से पूरी क्लास को देख लेंगे, तब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी निश्चित रूप से, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे चैनल वन एग्जाम से, क्योंकि यहां पर हम टेंस बड़े ही आसानी से एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको सारी की सारी चीजें सिखा रहे हैं। और न केवल टेंस, और टेंस के बाद भी हम इंग्लिश के एक एक चैप्टर्स को लेकर, फिर चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो जो भी चीजें हैं सभी को, फिर आर्टिकल की चाहे बात हो, चाहे एक्टिव, पैसिव या वॉइस की बात करें, नरेशन की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और भी जो जो भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी को हम वन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बड़े ही आसानी से एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक तैयारी करवाएंगे आपका। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश में तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।